नमस्कार साथियों, संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर। आज हम बात करने वाले हैं हाइड्रोजन के बारे में, हाइड्रोजन गैस के बारे में। ये चर्चा में क्यों है और भारत का हाइड्रोजन मिशन क्या है और उसका उद्देश्य क्या है, भारत के लिए क्यों ज़रूरी है, भविष्य का ईंधन इसे क्यों कहा जाता है, खास करके ग्रीन हाइड्रोजन हम कब कहते हैं, ब्राउन हाइड्रोजन कब कहते हैं, इत्यादि सभी बातों को हम इस क्लास में समझते हैं। तो बिना किसी औपचारिकता के क्लास को शुरू करते हैं। चलिए, यहाँ पर गुजरात ग्रीन हाइड्रोजन हब बनने की तैयारी में है। तो क्यों है, क्या बातें प्रकाशित हुई हैं? तो देखिए, सुर्खियों में क्यों है? सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि एक न्यूज़ प्रकाशित हुई है। उस न्यूज़ में ये कहा गया है, हाउ गुजरात इज़ वर्किंग टू बिकम इंडियाज़ ग्रीन हाइड्रोजन हब। मतलब हाइड्रोजन गैस का हब बनने वाला है गुजरात राज्य। तो कौन सा ऐसा काम कर रहा है जिससे, या कौन सा ऐसा काम किया है जिसकी वजह से ये स्थितियां हो सकती हैं, या गुजरात राज्य हाइड्रोजन गैस का उत्पादन का हब बन सकता है। तो यहाँ पर देखें, गुजरात राज्य ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। किसके साथ ये हस्ताक्षर किया है? तो यहाँ पर देखेंगे, जो कॉरपोरेट हैं, इंडस्ट्री हैं, उनके साथ किया है। रिलायंस, अडानी, आरसेल मित्तल, टोरेंट। तो अडानी नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कुछ और भी कॉरपोरेट हैं जिनके साथ ये समझौते किए गए हैं और इस समझौते के माध्यम से कहा जा रहा है कि गुजरात इस क्षेत्र में एक हब बन सकता है। कुछ और बातें बताई गई हैं, केवल ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में ही नहीं, बल्कि यह भी कहा गया है कि यह औद्योगिक क्षेत्र में अपना प्रभुत्व स्थापित करेगा गुजरात राज्य। ठीक है, तो ये बात आप लोगों ने देख लिया। अब यहाँ पर हमारे लिए समझने वाली बात यह है कि ये गुजरात राज्य है, ये हमारा प्यारा भारत है, उसका एक राज्य है। इसकी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है वो पाकिस्तान से लगती है। पाकिस्तान और भारत के मध्य जो गुजरात की बात करें तो यहाँ पर एक सरक्रीक विवाद दोनों देशों के मध्य है। अगर बात करेंगे तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि ये किसके मध्य है, तो गुजरात के मध्य। गुजरात किन किन राज्यों से सीमा साझा करता है? तो आप यहाँ पर देखेंगे, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है और महाराष्ट्र। ठीक है, अब हम इसके आगे बढ़ते हैं, कुछ और बातें देख लें। तो हाइड्रोजन के बारे में बात करें कि ये है क्या। हाइड्रोजन दरअसल एक गैसीय पदार्थ है, या यूं कहें कि एक गैस है। अब ये गैस कैसा है? तो यहाँ पर देखेंगे, नो स्मेल, नो टेस्ट एंड नो कलर। हाइड्रोजन गैस जिसे हम नहीं देख सकते, यह एक ऐसा गैस है जिसमें कोई स्मेल नहीं है, इसमें कोई टेस्ट नहीं है, इसका कोई कलर नहीं है। अब इसी वजह से जब आप इसको देखेंगे कि इसमें कोई स्मेल नहीं है, टेस्ट नहीं है, कलर नहीं है, तो इससे संबंधित जब हम चुनौतियों की बात करेंगे तो उन चुनौतियों में ये भी शामिल हो जाएगा। जब इसकी विशेषता को समझेंगे तो इससे संबंधित चुनौतियां भी, इसकी कमियों को भी, इसकी सीमाओं को भी आप समझ पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखें, हाइड्रोजन, हरित हाइड्रोजन या फिर ग्रीन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को ग्रीन हाइड्रोजन हम कब कहते हैं? तो इससे संबंधित कुछ बातें हैं और हाइड्रोजन, टाइप ऑफ हाइड्रोजन की हम बात करेंगे, उसको भी देख लेंगे। हाइड्रोजन का उत्पादन कई विधियों से किया जाता है। अब ये कौन कौन सी विधियां हैं उनको यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर देखें, हाइड्रोजन का उत्पादन कैसे होता है। तो किसी भी हाइड्रोजन के प्रकार की जब हम बात करेंगे तो उसके उत्पादन की हम प्रक्रिया देखेंगे। उत्पादन की प्रक्रिया में सवाल यह भी उठता है कि कौन सी प्रक्रिया को देखेंगे। तो हमें यह ध्यान रखना है, हाइड्रोजन के उत्पादन की एक प्रक्रिया होती है और उस प्रक्रिया को समझे बिना हम उसका क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते, टाइप ऑफ हाइड्रोजन की हम बात नहीं कर सकते। तो यहां पर देखें, कोई भी हाइड्रोजन, कौन सा हाइड्रोजन होगा वह इस बात पर निर्भर करता है कि इलेक्ट्रोलॉसिस एक प्रक्रिया होती है। उस इलेक्ट्रोलिसिस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता होती है, और वो इलेक्ट्रिसिटी किस स्रोत से उत्पादित है? क्या वह जीवाश्म ईंधन का प्रयोग करके उत्पादित की गई है, या फिर हमें यह ध्यान रखना होगा कि वह नवीकरणीय ऊर्जा का प्रयोग करके उत्पादित की गई है, या फिर कोयले का उपयोग करके उस इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन किया गया है और उस इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई किया गया है किसके लिए? तो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के लिए। कहां पर होगा? तो यह इलेक्ट्रोलाइजर में होगा। यहां पर एक मेम्ब्रेन की रॉड होती है। अब यहां पर आप लोगों को समझ लेना है, अभी उस पर जाते हैं, इस प्रक्रिया को एक बार समझ लेते हैं। तो ग्रीन हाइड्रोजन की जो हम बात कर रहे हैं, तो ये क्या है? पवन ऊर्जा है। ये भी क्या है? ये सोलर एनर्जी है।
तो इसमें इस प्रक्रिया द्वारा जब हम ऊर्जा का उत्पादन करते हैं तो इसमें कोई भी कार्बन का उत्सर्जन नहीं होता है, ये आप लोगों को पता है। स्वाभाविक सी बात है, इसे अगर हम कहें कि ये ग्रीन एनर्जी है तो ये गलत नहीं होगा। अब इस ग्रीन एनर्जी का प्रयोग करके हमने क्या किया, या इसकी हमने सप्लाई की किसके लिए, तो हमने सप्लाई किया इस इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस को पूरा करने के लिए। अब इस इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस को समझ लेते हैं। यहां से हमारा, हम ऐसे कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी हमने सप्लाई किया। ये जो आप देख रहे हैं, ये दो रॉड आपको जो दिखाई दे रहे हैं, एक को हम कह रहे हैं एनोड है और एक को हम कह रहे हैं कैथोड है। तो ये वाला जो आप देख रहे हैं, इसको हम कह रहे हैं कि यह एनोड है, एनोड, और इसको हम कहते हैं एनोड रिएक्शन, और इसको हम कहते हैं कैथोड, कैथोड। ये जो आप देख रहे हैं, ये एक मेम्ब्रेन की रॉड है, आप डिवीजन ऐसे कह सकते हैं। यहां पर क्या होता है, जैसे ही हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं, यहां पर जो जल में O2 है, इसको O2 कहां पर जाएगा, O2 यहां पर जाएगा, किसके तरफ, तो प्लस के तरफ जाएगा, और जो हाइड्रोजन है वो यहां पर उत्पादित होगा, अर्थात जो पानी से अलग किया जा रहा है हाइड्रोजन को, तो ये माइनस की तरफ जाएगा, और माइनस की तरफ जाने के बाद हम यहां पर उसे स्टोर कर लेते हैं, अर्थात हाइड्रोजन को स्टोर कर लेते हैं। इन दोनों ही प्रक्रिया में, इस मतलब इस पूरी प्रक्रिया के दौरान, इस डब्बे को जो हम कह रहे हैं, इसको कह रहे हैं यह इलेक्ट्रोलाइजर है। और इलेक्ट्रोलाइजर में ये जो प्रक्रिया पूरी हो रही है, इस पूरी प्रक्रिया को हम इलेक्ट्रोलिसिस कह रहे हैं। ठीक है, यहां तक बातें क्लियर होंगी। अब इस प्रक्रिया के दौरान चूंकि हमने इस पूरी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए ग्रीन एनर्जी का प्रयोग किया है, तो इसलिए इसके द्वारा उत्पादित हाइड्रोजन को हम ग्रीन हाइड्रोजन कहते हैं। यहां तक बातें क्लियर हो गई होंगी। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर ईंधन के रूप में हाइड्रोजन की बात करें तो यह स्वच्छ ईंधन का स्रोत है, वैकल्पिक ईंधन है। वैकल्पिक ईंधन कैसे, हमारे पास कौन कौन से ईंधन के स्रोत हैं वो आप लोगों ने पढ़ा है, आप लोगों को याद भी होगा। अभी केवल आप ऐसे समझिए कि जीवाश्म ईंधन की बात हो रही है। जीवाश्म ईंधन के साथ साथ आप सीएनजी की बात कर सकते हैं, पेट्रोल, डीजल, इन सब की बात कर लीजिए। इसके अलावा जो हमारे पास ग्रीन एनर्जी है, ग्रीन एनर्जी के अलावा हमारे पास जो एक वैकल्पिक ऊर्जा का स्रोत बन रहा है, उसे हम कह रहे हैं कि यह हाइड्रोजन है, और वो भी ग्रीन हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर वैकल्पिक ऊर्जा का स्रोत है, वैकल्पिक ईंधन है, और इसे चूंकि बड़े पैमाने पर पूरे विश्व में अपनाया जा रहा है, इसका प्रयोग किया जा रहा है, इसलिए कहा जा रहा है कि यह भविष्य का ईंधन है, क्योंकि इससे जो उत्पादित होता है, या दूसरे शब्दों में आप कहेंगे कि जो इसका उप उत्पाद है वह केवल जल वाष्प है। तो वो इन्वायरमेंट को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, और चूंकि ये इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाता है, इसीलिए बड़े पैमाने पर जो पर्यावरण प्रदूषण देखा गया है जीवाश्म ईंधन के दहन की वजह से, तो अब ये कहा जा रहा है कि बड़े पैमाने पर हम इसका इस्तेमाल करेंगे, इसलिए भविष्य का ईंधन इसको कहा जा रहा है। अब इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए अलग अलग इसके डिवीजन किए गए हैं, और डिवीजन के आधार पर जो मैंने इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस की बात की, तो उसमें कौन सी एनर्जी हम ट्रांसमिट कर रहे हैं ये समझना होगा। देखिए, ब्राउन हाइड्रोजन होगा यदि, यहां पर कहा जा रहा है हाइड्रोजन प्रोड्यूस एज अ प्रोडक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोसेस। यहां पर कोयले की बात की जा रही है कि अगर हम कोयला के द्वारा, ठीक है, एनर्जी बना रहे हैं और उस एनर्जी को इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस को पूरा करने के लिए ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो उससे जो उत्पादन होगा, मतलब जो हाइड्रोजन बनेगा, उसे हम ब्राउन हाइड्रोजन कहेंगे। ब्राउन हाइड्रोजन इसलिए कहेंगे क्योंकि उस इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए हमने कोयले का दहन किया, और उस कोयले के दहन की वजह से इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा, अर्थात कह सकते हैं कार्बन का उत्सर्जन हुआ। तो एक तो ये बात है। दूसरी बात, ग्रे हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं। हाइड्रोजन प्रोड्यूस यूजिंग फॉसिल फ्यूल, अर्थात जीवाश्म ईंधन का प्रयोग करके अगर आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं और उस इलेक्ट्रिसिटी को इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस को पूरा करने के लिए सप्लाई कर रहे हैं, तो हम इसे कह रहे हैं कि यह क्या है, यह ग्रे हाइड्रोजन है।
अब बात आगे ब्लू हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं। ब्लू हाइड्रोजन कब होगा? हाइड्रोजन प्रोड्यूस यूजिंग फॉसिल फ्यूल, बट CO2 जो कार्बन का उत्सर्जन हो रहा है उसे हम कैप्चर कर ले रहे हैं। इस कार्बन को हम कैप्चर कर ले रहे हैं, इस वजह से जो इन्वायरमेंट को नुकसान हो सकता है वो नुकसान कम हो गया है। तो इसको हम क्या कह रहे हैं? ये ब्लू हाइड्रोजन है। अब जो आप लोगों ने पहले देखा, ये क्या है? पवन ऊर्जा है, ये पवन चक्की है। इसके द्वारा तेज गति से पवन चलता है, मतलब हवा चलती है। हवा के चलने की वजह से ये जो डैने हैं ये घूमते हैं, और घूमने की वजह से यहाँ पर आप देखेंगे एक मैकेनिकल एनर्जी जनरेट होती है, और वो मैकेनिकल एनर्जी यहाँ पर इलेक्ट्रिक एनर्जी में उसे कन्वर्ट करती है, और कन्वर्ट करने के बाद ये इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है। आप यहाँ पर कह सकते हैं कि एक डायनेमो है, और वो डायनेमो यहाँ जो वो चक्की घूम रही है उसको अर्थात मैकेनिकल एनर्जी को विद्युत एनर्जी में कन्वर्ट करके दे देती है। तो ये क्या हुआ? ये ग्रीन एनर्जी हुआ। साथ ही साथ यहाँ पर आप देख रहे हैं ये सोलर पैनल है, ये क्या है? ग्रीन एनर्जी है। इसके द्वारा जो हमें एनर्जी सप्लाई हो रही है और इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस को हम पूरा कर रहे हैं, तो चूंकि यहाँ पर कोई भी कार्बन का उत्सर्जन नहीं हो रहा है, इसलिए हम कह रहे हैं कि यह क्या है? ग्रीन हाइड्रोजन है। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। तो ये तो हुई इससे संबंधित प्रोसेस के बारे में, और प्रोसेस को समझने के बाद आगे बढ़ें तो यहाँ पर देखें हाइड्रोजन ईंधन के लाभ क्या हैं। लाभ के बारे में बात करें तो ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यह स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत है, क्योंकि जब ये निकलता है और जब हम इसका प्रयोग करते हैं तो इसके उप उत्पाद के रूप में केवल और केवल पानी हमें मिलता है। ठीक है। उप उत्पाद जलवाष्प, आप शुद्ध कार्बन जो पदचिन्ह है जिसे आप कार्बन फुटप्रिंट कहते हैं वो कम होता है। कार्बन फुटप्रिंट का मतलब ये है कि एक व्यक्ति अपने जीवन काल में या एक दिन की अगर उसकी गतिविधियों को हम देखें तो उन सभी गतिविधियों के दौरान वह कितने कार्बन का उत्सर्जन करता है उसे हम कार्बन फुटप्रिंट कहते हैं। यहाँ पर देखें, यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं है चूंकि जलवाष्प निकल रहा है। अगली बात, स्टोरेज और परिवहन इसका आसान है, हम इसे स्टोर कर सकते हैं। अब स्टोर करने की क्या सीमाएं हैं उसके बारे में बाद में बात करेंगे। फिलहाल स्टोर कर सकते हैं और इसका परिवहन अर्थात ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं। लिथियम आयन की जो बैटरी होती है जो लगातार इलेक्ट्रिक व्हीकल में इस्तेमाल हो रहा है, आपके मोबाइल फ़ोन में इस्तेमाल हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक जो घड़ी हैं उसमें इस्तेमाल हो रही हैं, आप एंड्रॉयड घड़ी कह सकते हैं उनमें इस्तेमाल हो रहा है। तो लिथियम आयन की जो बैटरी है उसकी तुलना में यह गैस काफ़ी हल्का है, इसलिए इसका ट्रांसपोर्टेशन करना भी बहुत आसान है। लेकिन कुछ मुश्किलें भी हैं, उन पर भी हम बात करने वाले हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन ईंधन की सीमाएं क्या हैं? अभी तक तो हम लोगों ने लाभ की बात कर ली। तो यह हाइड्रोजन अस्थिर है। अस्थिर कैसे है? जैसे मान लीजिए मेरे सामने ये बॉटल है, इस बॉटल में हमने हाइड्रोजन गैस भर दिया। हाइड्रोजन गैस भरने के बाद कहीं से भी अगर हल्का भी लीक हुआ तो ये गैस निकल सकता है, और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि यह रंगहीन गंधहीन गैस है और कलर भी नहीं है, तो स्वाभाविक सी बात है कि आप इसे पहचान नहीं पाएंगे। और यह अत्यधिक ज्वलनशील है, तो जैसे ही कोई चिंगारी मिलेगी इसमें आग लगने की संभावना प्रबल होती है, इसलिए इसकी सीमाएं ज़्यादा हैं। यहाँ पर बात करें, अस्थिर हाइड्रोजन है, कहीं से भी छोटा भी अगर हल्का भी लीकेज हुआ तो लीक हो सकता है। अत्यधिक ज्वलनशील है, तुरंत आग पकड़ लेगा। लीकेज का पता लगाना मुश्किल है क्योंकि जैसे मैंने कहा कि नो स्मेल नो कलर, ठीक है। साथ ही साथ ये कहा जा रहा है कि इसका उत्पादन महंगा है। उत्पादन क्यों महंगा है? तो मैंने आप लोगों को बताया कि इलेक्ट्रोलिसिस की जो प्रोसेस है उसे पूरा करने के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। अब इस इलेक्ट्रिसिटी को हम उत्पादित करेंगे तब जाकर के इस प्रक्रिया को पूरा करेंगे, और इस प्रक्रिया से हम हाइड्रोजन को उत्पादित करेंगे। स्वाभाविक सी बात है, पहले हमें यहाँ पर काम करना पड़ेगा, फिर यहाँ पर काम करना पड़ेगा, और फिर इसके रख रखाव इत्यादि पर काम करना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए उत्पादन महंगा है। हालांकि हाइड्रोजन हमारे इन्वायरमेंट में भी है, लेकिन उसे कैप्चर करना आसान नहीं है, वो प्रक्रिया बहुत ज़्यादा जटिल है। यहाँ पर देखें, उत्पादन में जीवाश्म ईंधन का प्रयोग किया जाता है, जैसा कि हम लोगों ने कलर के हिसाब से देख लिया। हल्का पदार्थ है, और हल्का पदार्थ है इसलिए इसका भंडारण और परिवहन जो है वो कठिन भी हो जाता है।
कुछ और बातें, स्टोर करने की बात करें तो यह तरल रूप में इसे पहले कन्वर्ट करना पड़ता है, और तरल रूप में कन्वर्ट करने के साथ साथ इसे हमें अत्यधिक निम्न ताप पर ले जाना पड़ता है। ले जाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, तो अत्यधिक उच्च दाब पर प्रेशर दे करके इसे स्टोर करना होता है। ये भी काफ़ी ज़्यादा रिस्की होता है, तो हमारे सामने ये भी चुनौती है। लिथियम आयन की जो बैटरी है वो काफ़ी ज़्यादा इफ़िशियंट होती है। इफ़िशियंट मतलब कि जो आप कहते हैं ना, इस बाइक की माइलेज कितनी है, इस कार की माइलेज कितनी है, तो एक बैटरी लिथियम आयन की आप चार्ज करेंगे, वो जितना एफिशिएंट तरीके से काम करेगी, जितनी देर तक वो काम देगी या सेवाएं देगी, या उसकी ड्यूरेबिलिटी जो है उसकी बात करें, उसकी तुलना में ये जो हाइड्रोजन गैस है यह कम कुशल है। कम कुशल क्यों है? लिथियम आयन बैटरी की तुलना में यह कम कुशल इसीलिए है क्योंकि जो लिथियम आयन बैटरी है ये लंबा चलती है, और ये गैस एक बार हमने इस्तेमाल किया, खत्म। चलिए आगे बढ़े। कुछ और बातें यहां पर बताया गया है। अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में भारत द्वारा कौन कौन से प्रयास किए गए हैं जिससे हम इस क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। यहां पर देखें, हाइड्रोजन का उपयोग बढ़ाने का प्रयास भारत सरकार कर रही है, और उसके लिए कई सारे और भी उपाय किए गए हैं। यहां पर देखें, हाइड्रोजन गैस का या हाइड्रोजन के उत्पादन का प्रयास क्यों किया जा रहा है, क्यों बढ़ाया जा रहा है? क्योंकि परिवहन के साधनों में हम इसका इस्तेमाल करेंगे। पेट्रोलियम जो रिफाइनिंग है उसमें हम प्रयोग करना चाहते हैं, स्टील उद्योग में इसका प्रयोग करना चाहते हैं। जो ऑयल इंडिया लिमिटेड है, ये अप्रैल 2022 की बात करें तो इसने असम में देश का पहला 99.99% शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र इसने शुरू किया है। किसने? ऑयल इंडिया लिमिटेड ने। कब शुरू कर लिया है? अप्रैल 2022 में ही। टाटा मोटर की बात करें तो पहले हाइड्रोजन फ्यूल सेल बसों का इसने परीक्षण किया है। अडानी की बात करें तो विश्व का, अडानी का नाम तो आप जानते ही हैं, विश्व का सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम इन्होंने बनाने का प्रयास किया है। ये लगातार प्रयास कर रहे हैं। अब ये भी ध्यान रखेंगे, ये फ्रांस के सहयोग से किया जा रहा है, फ्रांस के सहयोग से ये काम कर रहे हैं। कर्नाटक की बात करें, यह कर्नाटक में भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फैक्ट्री शुरू की गई है। अमेरिकी कंपनी ओहमियन इंटरनेशनल के सहयोग से यह कार्य किया जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ें। यहां पर देख लें, अब अक्षय ऊर्जा के लिए अन्य पहले कौन कौन सी हैं। तो जो पहल योजनाएं शुरू की गई हैं, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन शुरू किया गया है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन शुरू किया गया है, और भारत की ये पहल है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब एक विश्व एक ग्रिड की बात की जा रही है, और ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि विश्व में कहीं ना कहीं किसी न किसी हिस्से में सूर्य चमकता रहता है, तो उसका लाभ लिया जा सके। तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, पीएम कुसुम योजना, राष्ट्रीय पवन सौर हाइब्रिड नीति ये लाया गया है, रूफटॉप सोलर योजना भी लाई गई है। अब जो जरूरी बात है वो ये है कि राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन भी भारत ने शुरू किया है। तो ये जो मिशन शुरू किया गया है, इसकी घोषणा की गई थी 15 अगस्त 2021 को। इसे मंजूरी मिली थी 4 जनवरी 2023 में। साथ ही साथ उत्पादन क्या करना है, तो उत्पादन का मतलब भारत को ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन का हब बनाना है, मतलब केंद्र बनाना है। इस उद्देश्य से इसको शुरू किया गया। नोडल मंत्रालय कौन सा है, तो नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय इसका है। इसी मंत्रालय के तहत इसको आगे बढ़ाया जा रहा है। इसका उद्देश्य क्या है, तो इस मिशन का उद्देश्य है कि स्वच्छ स्रोतों से हाइड्रोजन प्राप्त करने पर जोर देना। जब हम स्वच्छ स्रोतों की बात कर रहे हैं तो नवीकरणीय ऊर्जा की बात की जा रही है। नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य की बात करें, जो हम लोगों ने पहले भी देखा था कि जो COP26 हुआ था, COP26, इसमें हमने पंचामृत को अपनाया था। और पंचामृत में मैंने ये कहा था कि 2030 तक कुछ बातें कही गई हैं, 4 बातें, और एक ये कहा गया था 2070 तक हम कार्बन न्यूट्रल देश होंगे। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। तो नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य निर्धारित किया है कि 450 गीगावाट हम प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, जीरो कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करने में ये सहायक है, अर्थात हमारा जो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है। साथ ही साथ जो पेरिस समझौता है, इस समझौते की बात करें 2015 में हुआ था, फ्रांस के पेरिस में हुआ था। 2030 तक इसे पूरा करना है। जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, उस जलवायु परिवर्तन अर्थात जो प्रदूषक हैं, आप ऐसे कह सकते हैं
कि जो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन हो रहा है उसकी वजह से जो प्रभाव हो रहा है या उसका जो प्रभाव हो रहा है उन प्रभावों को कम करना। तो भारत की उत्सर्जन जो प्रतिबद्धताएं हैं उनको पूरा करने में ये सहायक है, क्योंकि हम किस पर शिफ्ट हो रहे हैं, तो हम सबसे पहले इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस को पूरा करने के लिए हम ग्रीन एनर्जी पर जाएंगे और फिर हम हाइड्रोजन का उत्पादन करेंगे। तो इससे हमारी ये प्रतिबद्धताएं भी पूरी होंगी, साथ ही साथ जीवाश्म ईंधन का जो हम आयात करते हैं उस आयात पर हमारी निर्भरता भी कम होगी। और अगर हमारी निर्भरता भी होगी तो इकोनॉमी में आप पढ़ते हैं CAD, करेंट अकाउंट डेफिसिट, ये भी हमारा कम होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। कुछ और बातें। राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन की आवश्यकता क्यों है? तो जो बिजली उत्पादन है, बिजली उत्पादन पर अभी जो हमारी निर्भरता है, बिजली उत्पादन के लिए जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला की बात कर लें, उसका प्रयोग करके हम थर्मल पावर प्रोजेक्ट का प्रयोग करके बिजली का उत्पादन करते हैं। यहां तक बातें हो गई। अब समस्या ये है कि इसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है और वह जलवायु परिवर्तन का कारक बनता है। तो इन सभी समस्याओं को कम करना, प्रदूषण को कम करना, इसमें यह सहायक है। पेट्रोल से जो हम 2 से 3 गुने हल्के की बात करते हैं, कौन सा हल्का है? तो हाइड्रोजन की बात करते हैं कि यह हल्का है किससे? पेट्रोल डीजल से। खास करके पेट्रोल की बात की जा रही है, उससे 2 से 3 गुना हल्का है। स्वाभाविक सी बात है, इसका ट्रांसपोर्टेशन आसान होगा। अधिक ऊर्जा की बात करें तो सघन और ऊर्जा कुशल है और इसका लाभ भी हमें अधिक होता है। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें इसकी आवश्यकता थी। साथ ही साथ यहाँ पर बात करें कि मिशन की रणनीति क्या है, अर्थात जो हमारा हाइड्रोजन मिशन है उसकी रणनीति। हाइड्रोजन के सक्षम क्षेत्रों की पहचान करना है, ग्रीन हाइड्रोजन हब के रूप में भारत को विकसित करना है। साथ ही साथ ग्रीन हाइड्रोजन से संबंधित जो इकोसिस्टम है जिसके द्वारा हम उत्पादन कर सकते हैं, जैसे इकोसिस्टम को ऐसे आसान भाषा में समझिए कि आप अगर घर पे पढ़ाई कर रहे हैं, अपने रूम में बैठ करके पढ़ाई कर रहे हैं, अगर घर पे पढ़ाई कर रहे हैं तो आपकी पढ़ाई नहीं हो पा रही है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करते हैं कि कहीं जा कर के दूर घर से कमरा लेते हैं और उस कमरे में बैठ करके पढ़ाई करते हैं, क्योंकि वहाँ पर कोई आपको डिस्टर्ब करने वाला, परेशान करने वाला नहीं होता है। अमूमन आप उसी क्षेत्र को चुनते हैं, उसी स्थान को चुनते हैं जहां पर वाईफाई कनेक्टिविटी हो, इलेक्ट्रिसिटी पर्याप्त मात्रा में हो, खाना पीना ये सब सारी सुविधाएं अवेलेबल हों, आपको कोई भी डिस्टरबेंस नहीं हो। तो जितनी आपके आसपास की सुविधाएं हैं वो सुविधाएं मिल करके आपके पढ़ाई के लिए अनुकूल माहौल तैयार करती हैं, उसे ही हम कहते हैं ये इकोसिस्टम है, आपकी पढ़ाई के लिए तैयार किया गया है। तो यहाँ पर देखें, ग्रीन हाइड्रोजन इकोसिस्टम की स्थापना करना, एक मजबूत मानक और नियामक संचालन की व्यवस्था को विकसित करना, साथ ही साथ रणनीतिक हाइड्रोजन नवाचार भागीदारी को भी बढ़ाना और इसके लिए PP मॉडल अर्थात पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल को भी आगे बढ़ाने की बात कही गई है। समन्वित कौशल विकास कार्यक्रम चलाना जो इसी से संबंधित है, अर्थात इस क्षेत्र में काम किया जा सके। ये तो बातें हम लोगों ने समझ लिया। इसी के साथ अब ये बात होती है कि मिशन का लाभ क्या है। तो जो हाइड्रोजन मिशन है उसका लाभ क्या है? ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन में और उसके जो सहायक उत्पाद हैं उन उत्पादों हेतु निर्यात के अवसरों का ये सृजन करेगा। साथ ही साथ औद्योगिक क्षेत्र में, परिवहन और ऊर्जा के क्षेत्रों में कार्बन उत्सर्जन में ये कमी लाएगा। ग्रीन हाइड्रोजन है, हम लोगों ने पहले ही बात कर लिया। 2030 तक जो CO2 के उत्सर्जन की बात हम लोगों ने की है कि 50 मिलियन मीट्रिक टन की कमी हम करेंगे, तो इस कमी को पूरा करने में ये सहायक होगा। साथ ही साथ आयातित जो जीवाश्म ईंधन है और जो उसका फीड स्टॉक है उस पर निर्भरता हमारी कम होगी। फीड स्टॉक आप ऐसे कह सकते हैं कि जो हम कच्चा तेल मंगाते हैं और उसे अपनी रिफाइनरी में पहले स्टोर करते हैं, फिर रिफाइनरी में जाकर के उसे रिफाइन करते हैं और उसके उप उत्पादों को बाहर के देशों को भेजते भी हैं। तो आयातित जो जीवाश्म ईंधन है उसमें कमी आएगी और जो फीड स्टॉक है उसकी बात की जा रही है, उस स्टॉक में भी कमी आएगी। स्वदेशी विनिर्माण क्षमताओं का विकास होगा, किससे संबंधित? तो हाइड्रोजन से संबंधित और इसके इकोसिस्टम से संबंधित। यहाँ पर रोजगार के नए अवसरों का विकास होगा हाइड्रोजन के निर्माण में। साथ ही साथ जो अत्याधुनिक तकनीक हैं उन तकनीकों का विकास होगा, क्योंकि हम एक नए सेगमेंट पर काम कर रहे हैं। और अगर आप लोगों को इकॉनमी पढ़ाया गया होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा चीज़ें, अगर वहाँ पर आप लोगों को याद होगी तो मिडिल इनकम ट्रैप
आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो मिडिल इनकम ट्रैप से बचने के लिए हमें अलग अलग क्षेत्रों की खोज करते रहना चाहिए, अलग अलग क्षेत्रों में निवेश करना चाहिए। तो आप यहाँ से भी इसे जोड़ करके देख सकते हैं। ये बातें आप लोगों ने समझ लिया। इसी के अलावा कुछ और बातें यहाँ पर बताई गई हैं कि ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता 5 MMT वार्षिक तक पहुंचाने का भी लक्ष्य रखा गया है। 2030 तक ये कहा गया है 8 लाख करोड़ इसमें निवेश प्राप्ति की संभावना है। साथ ही साथ मिशन से ग्रीन हाइड्रोजन की मांग भी बढ़ेगी, उत्पादन भी बढ़ेगा, उपयोग भी बढ़ेगा और साथ ही साथ निर्यात की सुविधा भी प्राप्त होगी भारत के संदर्भ में। तो इससे संबंधित जितनी भी बातें थी हम लोगों ने देख लिया, समझ लिया। और आज के सेशन में मेरे साथ इतना ही। अगली क्लास में हमारी मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोगों से निवेदन है कि आप एक बार कमेंट करके अपनी प्रतिक्रियाएं ज़रूर दें। आप लोगों को कैसा लगा ये क्लास? अगली क्लास में मिलेंगे। शुभकामनाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।